बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या न माने, मगर खान साहब ने यह मान लिया है कि पिछले 10 साल हुकूमत करने वालों पर जो इल्जामात उन्होंने और उनकी जमात ने लगाए थे उन्हें वो साबित करने में नाकाम रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ $1 अरब का इल्जाम या $1 अरब का झूठ भी रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। तो लुब्बे लुबाब ये कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत कई सियासतदानों पर करप्शन के जो बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए थे, उन इल्जाम से कुछ नहीं निकला तो हुकूमत ने अब गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। एक मुहावरा है कि नया जाल लाए पुराने शिकारी, मगर मौजूदा हुकूमत के बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि शिकारी पुराने हैं या तो शिकारी नए हैं, लेकिन जाल पुराने हैं, जिनके पास मुखालिफिन का शिकार करने के लिए करप्शन का पुराना जाल है। अब हुकूमत ने 20 साल पुराने केस खोलने का ऐलान किया है। अब ये वो केस है जो अदालतों से सेटल हो चुके हैं। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में बनने वाले एक रुकनी कमीशन, जिसके खुद ही वो बॉस होंगे और उनके अलावा उसमें और कोई रुकन भी नहीं होगा, वो ब्रॉडशीट के अलावा सिरे महल और हुदैबिया पेपर मिल के केसों की भी इंक्वायरी करेगा। खुद जस्टिस अजमत सईद के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। वो उस वक्त नैब का हिस्सा थे जब ब्रॉडशीट के साथ ये सारा कुछ एग्रीमेंट हो रहा था, जिससे एक बात तो जाहिर हो गई है कि खान साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन की करप्शन के हवाले से जो भी इल्जाम लगाए वो उनसे साबित नहीं हो पा रहे। तो अब यह सोच लिया गया है कि पुराने वाले केस निकालें और उसी पर थोड़ा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए और फिर 4 दिन हुकूमत में गुजारे जा सके। अब वो हुकूमत जो हर गुजरते लम्हे के साथ दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वुज़रा और मुशीर आपस में एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं, एक दूसरे से उलझ रहे हैं, इख्तलाफात बाहमी इख्तलाफात अरूज पर हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत की नाकामी के नोहे पड़े जा रहे हैं और उसी इजलास में जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हो रहा है, उसी में उनके सामने लोग ये कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट चले जाएंगे और हम जलील हो जाएंगे, अवाम को आटा दाल कुछ नहीं मिल रहा। तो हुकूमत की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है उसमें बहुत सी अहम बातें और बहुत सी अंदर की कहानियां बाहर आ रही हैं, जहां लोग वज़ीर-ए-आज़म से कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके वजीर और मुशीर आपको सबजबाग दिखा रहे हैं। अब पता नहीं कौन किसको सबजबाग दिखा रहा है, क्योंकि खासक मुखालिफिन तो कहते हैं कि वो कौम को 2-2.5 साल से सबजबाग दिखा रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के करीबी लोग उनसे कह रहे हैं कि उन्हें उनके मुशीर और वजीर सबजबाग दिखा रहे हैं। तो एक दूसरे को सबजबाग दिखा के गुजारा किया जा रहा है। सोने पे सुहागा पंजाब में अरकान असम्बली की बगावत है, जिन्होंने वसीम अकरम प्लस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए और मीडिया पर आकर वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में इतनी करप्शन हो रही है कि माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। खुद ये अरकान असम्बली हुकूमत का हिस्सा है। तो सियासत पर नजर डालें तो यूं लगता है कि पाकिस्तान में करप्शन के सिवा कुछ नहीं है। बेईमान आते हैं तो करप्शन करते हैं, ईमानदार आते हैं तो वो भी करप्शन खत्म करने के लिए मजीद करप्शन करते हैं। कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, गुर्बत खत्म करने के लिए गरीबों पर महंगाई के बम मारे जाते हैं। आधों पर करप्शन का इल्जाम है और आधे ये दावा कर रहे हैं कि वो करप्शन खत्म करने के लिए आए हैं, जबकि अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि करप्शन पहले से कई गुना बढ़ गई है। मईशत 21 दर्जे नीचे चली गई है, सेहत 9 दर्जे और मुआसलात 15 दर्जे गिर गई है। अगर किसी चीज में हमने तरक्की की है तो वो करप्शन है, जो 4 दर्जे तरक्की कर चुकी है। तो ब्रॉडशीट केस में ताजा तरीन डेवलपमेंट जो सामने आई है वो ये बताती है कि किस तरह पाकिस्तान की सियासत को मफरूजों, क्या सराइयों और बोझ या वो कह ले कि 22 होने की बिना पर नुकसान पहुंचाया गया। नवाज शरीफ के $1 अरब की बात भी क्या सराई थी, इसका इतराफ ब्रॉडशीट में जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से थे, उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में जो खलफनामा जमा कराया गया उसमें इतराफ किया। उन्होंने अदालत को बताया था कि उन्होंने 2010 में अदालत के सामने जो दादोशुमार पेश किए थे वो महज अफवाहें और क्या सराई पर मबनी है, और ये इतराफ उन्होंने 2015 में किया। तो ये दस्तावेजात साबित करती हैं कि किस तरह पाकिस्तान की तरक्की को महज सुनी सुनाई बातों, प्रोपेगेंडा, मफरूजों और वो 5th जनरेशन वार कहते हैं जिसे, क्या सराइयों की भेंट चढ़ाया गया। वो मुल्क जो जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर थी,
लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि वो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, जिसके मुआशी इंडिकेटर बहुत शानदार थे और खित्ते में बहुत ऊपर थे, जिसके एटमी ताकत होने पर उसका हमसाया हर वक्त लर्जा रहता था। तो खित्ते में सबसे बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट का हिस्सा भी वो मुल्क था। उस मुल्क की तरक्की पर करप्शन का जाल डालकर उसे बर्बाद कर दिया गया। तो बेशक कोई लाख ये दावे करता रहे कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी समझ बड़ी ठीक है, हमने मोशन ठीक कर दी है और हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी है, हमने फलाह काम कर दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी हकायक क्या है? जमीनी हकायक यह है कि अवाम की चीखें निकल रही है, लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है, ना महंगाई खत्म हो रही है, ना मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, ना लोगों के जराए आमदन में इजाफा हो रहा है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी कम होती जा रही है, ना पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक हो पा रहा है कि लोग कारोबार कर सके। तो हुकूमत का पता नहीं कि उसने रहना है कि जाना है, इलेक्शन कल होंगे या कब होंगे, और अपोजिशन कब धरना देगी, कब लॉन्ग मार्च करेगी, कब इस्तीफे देगी, असम्बलियां टूटेंगी रहेंगी, तो क्या होगा? तो गैर यकीनी और बदएतमादी की फिजा पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हकीकत यह है कि हुकूमत करप्शन के हवाले से अपने बयानिए में बुरी तरह नाकाम नजर आती है। अब जो दो केस जिनके बारे में बहुत ही वसूख से कहा जा रहा है कि जी सिरे महल और हदेबिया पेपर मिल, उन केसों को हुकूमत जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है, उनकी तहकीकात होगी। तो ये 20 साल पुराने केस है जो अदालतों में सेटल हो चुके हैं। तो आखिर अब इन केसों को खोलने की क्या जरूरत पेश आई? उसी से लगता ही है कि पिछले 5, 10, 20 साल में जो कुछ भी हुआ उसमें से तो किसी को कुछ मिल नहीं रहा कि जितने इल्जाम लगाए थे कि करप्शन हुई है या उसमें कोई गड़बड़ हुई है। तो सिरे महल और हुदैबिया पेपर मिल से क्या निकलेगा या क्या निकल सकता है, उस पर बात हो रही है कामरान शाहिद के प्रोग्राम में। देखते हैं कि मलाइका बुखारी उनके साथ है, हुकूमती नुमाइंदा है, उसकी तर्जमानी कर रही है हुकूमत की कि वो क्या फरमाती हैं। वॉच दिस। लेकिन आपको और मुझे तो यार ये बेसिकली पता है कि इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक शख्स जो है इंक्वायरी हो रही है एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ लैब, देन ही वाज सिग्नेटरी टू वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, देन जो ब्रॉडशीट को गया, ही वाज द डेप्टी प्रोसिक्यूटर ऑफ लैब। देन आप वो जितने भी अच्छे हों, ये मैं अजमत सईद साहब को ये नहीं कह रहा कि उनकी अजमत को कोई धचका लगा रहा हूं, पर दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप अपने भाई के मुतालिक इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, आप अपने किए हुए फैसलों को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती 20 साल बाद। तो ये बात हो रही है, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अच्छा। तो ये क्यों नहीं समझ आ रही गवर्नमेंट को ये बात? अगर आप इसी एनालॉजी से और इसी वजाहत से आगे चलें तो आप मुझे बताइए कि जब ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ब्रॉडशीट की शुरू हुई थी, दौरे हुकूमत में कौन था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और किसने अपने लगाए हुए नैब चेयरमैन से कहा था कि हम पैसों के जामिन हैं, हमने चोरी की है, हमने एनआरओ लिया है, इसलिए आप जो है इस प्रोसीडिंग को आगे ना बढ़ाइए, आगे आ जाइए। 2016 में जब अवार्ड हुआ तो किसकी हुकूमत थी? क्या ये पॉइंट नहीं हो रहा? वो तो ये पॉइंट नहीं है। अच्छा मलिका साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप सही कह रही है, ये पॉइंट नहीं हो रहा, आप लोगों का तो वजूद भी नहीं था उस वक्त, ठीक है, ये बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल कुछ और रहा। आप मुझे एक बात बताइए कि तासुर ये उभर रहा है कि जब आप ब्रॉडशीट का स्कोप भी खोल रहे हैं, एक गलती भी नैब की तरफ से हुई, उस जमाने की गवर्नमेंट की तरफ से हुई, उसमें तो आप लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे पता आप कर भी नहीं सकते क्योंकि मैंने देख लिया था आर्टिकल 6 पे आप लोगों ने क्या किया और आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने क्या किया। किसी जज को पागल करार दे दिया, किसी को कहा जी हम उसका एहतसाब करेंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। तो ये तो मुझे पता आप कर ही नहीं सकते, तो ये तो आप इनके लिए खोल रहे हैं सिर्फ। उसके बाद आप सरे महल की तरफ भी जा रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद आप हुदैबिया पेपर मिल का केस जो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द हायर कोर्ट्स, यू डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर द लॉ। आपने ये खोला कैसे जब सुप्रीम कोर्ट से बंद कर चुकी है? इसको एक रिटायर्ड जज कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं हुदैबिया को दोबारा? इसका जवाब दे दें चले, थ्रू लॉ ऑफ प्रिज्म ऑफ लॉ जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, अभी टीओआरस उसके तय नहीं हुए, उसमें कौन कौन से केसेस शरीक होंगे ये भी तय नहीं हुआ। अभी बात नहीं, आपके कैबिनेट में आज बात हुई है किसको करना है, तो आपने ऐसी अनलॉफुल बात क्यों की है? सवाल ये है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द लॉ मिनिस्ट्री डजंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सुन लीजिए, जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। वजाहत से सामने आएगा तो उस पर आपको जवाब देंगे, लेकिन हम कहते हैं कि सरे महल को क्यों तो लगता ही हो कि खास साहब को बस इतनी सियासत आती है कि वो मुखालफिन की करप्शन की दास्ताने, खा वो सच्ची हो खा वो झूठी हो, वो आवाम को सुना सुना कर अपना टाइम पास कर ले। 90 की दहाई में यही कुछ होता रहा है, और खास साहब उसी दहाई में सियासी तरबियत हासिल कर रहे थे, सियासी क्लासें ले रहे थे। अगर ये कहा जाए कि खास साहब ने सियासत की प्राइमरी और सेकेंडरी उसी दौर में की है,
जब सियासतदान एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम लगाया करते थे और हुकूमतें 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चल पाती थी, तो आज खान साहब भी उसी सीखे हुए अमल को या उसी तरीके की सियासत कर रहे हैं, जबकि बाकी जमातें वो इस दौर से आगे निकल गई है। अब सिरे माहिल और हुदैबिया पेपर मिल पाकिस्तान की तारीख के वो स्कैंडल हैं जिनके बारे में ये साबित हो चुका है कि खोदा पहाड़ निकली चुया। इन दोनों इश्यूज पर 1 दहाई तक सियासत की जाती रही है। तो खान साहब जो है वो अब इन इश्यूज को लेकर आ गए कि शायद इन दोनों जमातों ने, पीपल पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर जो इल्जाम लगाए थे, शायद वो इल्जाम ही सच्चे हो। तो खान साहब ने देखा यही है कि 2 बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करके, करप्शन के इल्जाम लगा के अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती थी और अपनी सियासत निमकाती थी। इनमें स्विस अकाउंट वाला मामला भी शामिल कर ले तो मिला जुला के पाकिस्तान की सियासत की तकरीबन जो 2 दहाइयां हैं वो इन्हीं इश्यूज के ऊपर गुजरी है। तो उनकी तदफीन को भी अब 20 साल गुजर चुके हैं। यानी ये सारे इशू 90 की जो सियासत थी उसी को खत्म करने के बाद, 90 की दहाई की सियासत को खत्म करने के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि अब कोई किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। तो ये वो इल्जाम थे जो सियासत के लिए सियासत को में अपना स्कोर सेटल करने के लिए किए जाते थे। अब लगता है कि खान साहब के पास भी करने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने भी पुराने मुर्दे उखाड़ लिए। और सोने पे सुहागा ये है कि जिस बिल्ली पर चोरी दूध पी जाने का इल्जाम है उसे ही दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया, जिसका मतलब चोरी पकड़ना नहीं, बस सिर्फ शोर मचाना है। अब ब्रॉडशीट मुआहिदा वो है जिसके ऊपर हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया और जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को उसका सरबराह बनाया। उसके बारे में मजीद जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे हैं। और खबर ये है कि ब्रॉडशीट के मुआहिदे का मसवदा बनाने वाले नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अगस्त 2010 में लंदन हाई कोर्ट के सालिसी जज को बताया था कि नवाज शरीफ और उनके साथियों के पास नाजायज तरीके से जमा करदा साथों की मालियत तकरीबन $1 अरब है। लेकिन 5 साल बाद जुलाई 2015 में उसी प्रोसिक्यूटर जनरल ने उसी अदालत को बताया कि उसने अपने 2010 के खलफनामे में जो अदाद-ओ-शुमार पेश किए थे वो क्या सराई और अफवाहों पर मबनी थे। ये बात अदालती दस्तावेजात से सामने आई है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान थे। वो नवंबर 1999 से नवंबर 2000 तक उसी ओहदे पर रहे और उन्होंने जनरल सैयद अमजद की दरखास्त पर यह ओहदा संभाला था। तो अदालती दस्तावेजात से इस बात की तस्दीक होती है कि फारूक आदम ही वो साहब थे जिन्होंने जनरल अमजद, तारक फवाद मलिक, जेरी जेम्स, डॉक्टर विलियम्स और गजनफर अली के साथ मिलकर ब्रॉडशीट मुआहिदा किया। वो इस मुआहिदे के मरकजी किरदार समझे जाते थे और ब्रॉडशीट के गवाह की हैसियत से 2010 में लंदन हाई कोर्ट में नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने दावा किया था कि नवाज शरीफ उनके साथियों के पास पाकिस्तान से बाहर $1 अरब के असासे हैं और अगर नया ब्रॉडशीट और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे को मनसूख ना करता तो ब्रॉडशीट ये रकम रिकवर कर सकती थी। यानी उस वक्त भी अज्यूम किया गया था कि ब्रॉडशीट का अगर मुआहदा कैंसिल ना किया जाता, 2003 में कैंसिल हुआ था और 2010 में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के जो असासे थे वो $1 अरब के थे, वो रिकवर किए जा सकते थे। लेकिन 5 साल बाद वही नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो एंथोनी एवंस के अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने दावे से इनहराफ किया, मुकर गए और उन्होंने सालिसी जज को कहा कि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल और ब्रॉडशीट की गवाह की हैसियत से उन्होंने जो नवाज शरीफ उनके अहले खाना और साथियों के हवाले से जिन अदाद-ओ-शुमार का हवाला दिया था वो महज क्या सराई पर था। यानी अंदाजा लगाया गया था कि $1 अरब के तो होंगे, तो उनके पास इसके ठोस शवाहद भी नहीं थे। 17 जुलाई 2015 को यह खलफनामा उन्होंने जमा कराया और उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने पुराना एफिडेविट दिया हुआ 2010 में उसको तब्दील किया जाए। नैब के साबिक सीनियर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि 2010 में उनकी सेहत उस वक्त ठीक नहीं थी जिस वक्त उन्होंने खलफनामा जमा कराया था, लेकिन अब मैं 2010 के मुकाबले में काफी बेहतर हूं। अब पता नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, ये क्या हुआ था, या उस वक्त सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा था, बाद में वो अनइंस्टॉल हुआ तो उनकी हालत ठीक हो गई। तो उन्होंने अदालत को बताया कि उनके पास एडमिरल मंसूर हक के साथ होने वाले तस्वीर के हवाले से बराह रास्त कोई मालूमात नहीं थी। तो जो आखिरी एफिडेविट जो उन्होंने जमा कराया फारूक आदम ने, उन्होंने जनरल अमजद की मदद की कि वो अप्रैल 2000 में अमरीकी रियासत कोलोराडो के अहदेदारों से मुलाकात करें, जिन्होंने बाद में कंपनी का नाम तब्दील करके
ब्रॉडशीट LLC रख दिया ताकि जो कानूनी प्रॉब्लम्स है उनको हाइड आउट किया जाए। तो फारूक आजम खान ने ये बात भी मानी कि नैब छोड़ने के बाद उन्होंने जनवरी 2001 से ब्रॉडशीट के लिए बहसीयत कंसल्टेंट काम करना शुरू कर दिया था। उन्हें एडहाक बुनियादों पर नैब के साथ डीलिंग के लिए उन्होंने मशवरे भी दिए और अपने खलफनामे में उन्होंने कहा कि नैब और हुकूमत पाकिस्तान के लिए कानूनी लिहाज से इस बात का कोई जवाब नहीं कि वो माहिदा मनसूख करे, यानी वो ब्रॉडशीट की तरफ से एडवोकेसी कर रहे थे। फिर उन्होंने अदालत को यह भी बताया, वैसे कहानी बड़ी लंबी है, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, ये अखबारात में शाया हुई है, लेकिन शॉर्ट ये कि उन्होंने कहा कि जनरल अमजद ने परवेज मुशर्रफ की सियासी मुदाखलत की वजह से इस्तीफा दिया था। यानी जनरल मुशर्रफ चाहते थे कि ये केस किसी तरह नवाज शरीफ पे डाल के साबित किया जाए, अगर साबित ना हो सके तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर ऐसा डाला जाए कि वो कन्विक्ट हो जाए। तो जनरल अमजद की राय फारूक आजम से मुख्तलिफ थी। जनरल अमजद ने यह बताया कि उन्हें बाद में मालूम हुआ कि फारूक आजम का बेटा ब्रॉडशीट के पार्टनर के लिए खुफिया तौर पे काम करता है, और फारूक आजम जिसके बारे में ये सारी कहानी है कि उन्होंने पहले एफिडेविट क्या दिया, फिर उसके बाद क्या दिया, पहले वो नैब के साथ थे, फिर वो ब्रॉडशीट के साथ चले गए, यानी दोनों तरफ उन्होंने काम किया। नैब को भी उन्होंने यानी मुआहदे के लिए कायल किया और खुद ब्रॉडशीट के कंसल्टेंट बने, और बाद में उन्होंने वो जो सारी कहानी थी ना जिसके ऊपर पूरा एक कहानी बिल्ड की गई थी कि जी $1 अरब के हम एसेट रिकवर करेंगे और उसमें से बड़ा हिस्सा मिलेगा ब्रॉडशीट को, तो वो हिस्सा भी जेब में डालेंगे। तो वो सारी कहानी टाइम फिश हो गई है। बहुत दावे किए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से जी कि ये केस तो उड़ा के रख देगा और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर से निकल आएगा, लेकिन अभी जो दस्तावेज सामने आई है उसके मुताबिक तो उनको वो क्लीन चिट मिल रही है नवाज शरीफ एंड फैमिली को, जिनके ऊपर $1 अरब का इल्जाम लगाया गया था। अब ये फारूक आजम साहब जिनके बारे में सारी बातें हो रही है, अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है। उनका इंतकाल 2018 दिसंबर में हुआ था और वो हार्ट अटैक की वजह से या अमराज कल्ब की वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई थी। अब उनकी इस बात की तस्दीक करने के लिए तो कोई मौजूद नहीं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि ब्रॉडशीट केस में या ब्रॉडशीट केस के हवाले से सालसी जज के सामने जो भी जमा कराएंगे तो वो रिवील हो रहे हैं। वो कुछ पिछले तो खास साहब ने भी कहा था $1 अरब की कहानी सुनाई थी ना, तो ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। तो लगता ही हो कि सुनी सुनाई बातों पे सब कुछ चल रहा है और ये यानी मफरूजों पे सब कुछ चल रहा है कि जी फलां ने ये गलत काम किया, फलां ने ये काम, एविडेंस किसी के पास नहीं है, और अगर है तो फिर वो एविडेंस जो है वो कौम के सामने तो नहीं आ रहा। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते और बात करते हैं, सेनेट इलेक्शन की बात हो रही है और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। उस्मान डार हैं, हुक्मरान जमात के को रिप्रेजेंट करते हैं और मिनिस्टर भी हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड में। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं उस्मान डार। बातें हंसते रहते हैं, यहाँ पे ठट्ठे लगाते हैं, कहते हैं फारूक हो गए। डर है एक तरीके अदम एतमाद का, क्योंकि लोग तो आपकी अक्सरियत इतनी सी है। आज परवेज इलाही साहब का बयान सुना आपने पंजाब पर, 40 साल में कभी इतनी खराब कारकर्दगी किसी हुकूमत की नहीं देखी जो पंजाब में इस बार बुजदार हुकूमत की है। सो खुश तो वो भी नहीं है, उनके साथ आपके मेंबरान का फॉरवर्ड ब्लॉक भी जाके मिल रहा है। परेशानी तो आपको होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो सकता है आपके खिलाफ। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सारा बैंक कर रहे हैं हमारे इत्तेहादियों पे। जैसे नबील कबूल साहब कह रहे हैं जी 4 पे हुकूमत खड़ी है, वो नाराज है, उसको पकड़ लेंगे, उनसे राब्ते हैं। जो इनके लोग हमारे साथ राब्ते में हैं उनके बारे में ये सोचते नहीं है। आज तक इन्होंने कल यहाँ पे देखिए जावेद लतीफ साहब ने कहा 20 लोग हमारे साथ राब्ते में। आज आप भी एक नंबर काउंटर दे दे कितने लोग आपके साथ राब्ते। देखिए एक तो लोहा नबील कबूल साहब सेनेट में जब ये तरीके में तमाद ले गए थे तब भी बड़े पूरे तमाद थे कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए। क्या इन्होंने वो नाम सामने रखे मीडिया के कौम के जो इनके सेनेटर्स लंच करने गए वापस ही नहीं आए। पार्लियामेंट में भी जब ये आएंगे इनके लोग इधर उधर होंगे। मैं समझता हूँ वापस इसलिए आना चाहिए था कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक एक बात क्लेम कर रहे हैं जी के फाइलें खुल जाती हैं, उनको प्रेशराइज कर दिया जाता है। होता मेरे भाई क्यों नहीं प्रेशराइज हुए, ये क्यों नहीं लंच पे गए।
अभी क्यों ऐसे फसली बटेरों को सेनेटर बनाते हैं, टिकट्स देते हैं, जो लंच करने जाते हैं वापस नहीं आते? नहीं, ये नहीं है फसली बटेरे, ये तो नहीं भागे, ये रहे हैं। अच्छा। अगर ये खड़े रहे हैं और बकौल इनको बड़ा प्रेशराइज किया गया है, तो बाकी कहां थे फिर? इनकी काउंटेबिलिटी नहीं है। अपनी जमात में हमने 20 लोग निकाले, सेनेट इलेक्शन में जो जमीर फरोशी हुई पूरी कौम के सामने है। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने 20 लोगों को निशान इबरत हाँ, लेकिन उसको छोड़ देना सर, आपने क्या किया, वो तो अब आपके ये बड़े क्रेडिट की बात इसी है, आप तरह- बार बार क्रेडिट लेते हैं। मसला ये है कि इनकी पार्टी का बंदा हो, चेयरमैन सेनेट पूछे कितने लोग हैं, लोग के 64 लोग कहें सर हाजिर जनाब, और जब वोट निकले थे 50। ये बात आपने बड़ी जबरदस्त की है। वो गल इसी वैसे तरफ हम परेशानी आ इनको रही है, ले तो शर्मिंदगी होनी चाहिए थोड़ी इस गल ते, तुसी इसदा क्रेडिट ले रहे हो। यही चीज देखिए, हुक्मरान जमात को असल में खदशा ये है कि इस बार गैबी कुव्वतें कहीं सेनेट इलेक्शन में उनसे हाथ ना कर जाएं, क्योंकि इस बार कोई गड़बड़ ना हुई तो तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल हो जाएगी। उसे यकीनी बनाने के लिए अब शो ऑफ हैंड पे जोर लगाया जा रहा है, यानी ताकि हुकूमत अपने पूरे वोट डलवा सके। तो असल खतरा हुकूमत को है कि कहीं उनके बंदे उन्हें खुफिया बेल्टिंग में धोखा ना दे जाए। ये तासर मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन में वोट इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि इस वोट की अच्छी खासी कीमत होती है। तो खुफिया रायशुमारी में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किसने किसको वोट डाला। अब चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन, उससे पहले जो सेनेट के इलेक्शन हुए थे, उसमें जो कुछ हुआ वो और जिन लोगों ने किया वो सबको अच्छी तरह मालूम है कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने ये काम दिखाया। वो लोग अभी मौजूद हैं, उन्होंने कैसे लोगों को प्रेशराइज किया, ब्लैकमेल किया, या जो वो कुछ भी किया। तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसकी वजह से किसी जमात ने अपने मुनहरफ रुकने असम्बली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि मजबूरी है। तो ये बात अच्छी तरह समझ ले कि हुक्मरान जमात इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन में इसलिए खुलेआम वोटिंग कराना चाहती है ताकि अपने वोट बचा सके, वरना ये कोई जमहूरियत या कोई जमहूरियत का दर्द नहीं है या ट्रांसपेरेंसी का कोई रौला नहीं है। तो अपोजिशन भी इसीलिए उनकी हमायत नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ओपन बैलेटिंग के पीछे नेक नीयती नहीं है बल्कि जाती मफाद है। और कुछ नैब की बात करते, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं हावनवीर के साथ, और कल चेयरमैन नैब ने बड़े सख्त बयान दिए और उनके ऊपर रिएक्शन क्या है अपोजिशन का, अपोजिशन के हवाले से अपोजिशन ने भी चेयरमैन नैब को निशाना बनाए रखा। तो क्या कहते हैं शाहिद खान अब्बासी, वॉच दिस। आज चेयरमैन नैब जो हैं उन्होंने एक तकरीर किया, उन्होंने कहा कि चोर चौधरी बन गए हैं। आपने भी उन पर बड़ी तनकीद किया है, ये चोर चौधरी बन गए हैं, इसका क्या मतलब है? ये नैब को चेयरमैन नहीं बता सकता है, क्योंकि जो अगर वो किसी को चोर कहेगा तो जरा अपने गिरबान में भी झांक ले। नहीं, उन्होंने तो कोई चोरी नहीं की। नैब का वो तो पता चल जाएगा ना। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं कि ब्रॉडशीट के जो आपके पास डॉक्यूमेंट है पब्लिक करें ना। अच्छा, 3 नैब के चेयरमैन उसमें फंसते हैं, तीनों की एविडेंस है आर्बिट्रेशन के अंदर इंग्लैंड में, तीनों के जवाबात मुख्तलिफ हैं। जो आपका प्रोसिक्यूटर जनरल रहा, पहला प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का फारूक आदम साहब, वो वहां पर पाकिस्तान की नई ब्रॉडशीट के विटनेस थे। ये बात दुरुस्त है ना? ये बात न सिर्फ दुरुस्त है बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए शर्म का बायस है। ये नैब के लिए शर्म का बायस है। आज नैब का चेयरमैन डिफेंड करे ना नैब को, ये उसकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी हुकूमत को डिफेंड करता हूं। मैं आज भी कहता हूं हमारी 5 साल की हुकूमत पे एक करप्शन का इल्जाम लगा ले ये चेयरमैन। तो इस चेयरमैन को आपने लगाया? लगाने की बात नहीं है, गलती काम है। आपने गलती की? बिल्कुल गलती की। चले, आपने मान लिया गलत आदमी को लगाया। मैं माफी मांग चुका हूं, मैं कई दफा माफी मांग चुका हूं। अच्छा, वैसे गलत आदमी को लगवाया किसने था? लगवाया देखिए हमारी गलती है। मैं और खुर्शीद शाह साहब थे, नाम आए, एक बंदे को सिलेक्ट किया गया। उसकी बुनियाद ये थी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका था। अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के कैरेक्टर और कंडक्ट को मैं चैलेंज नहीं कर रहा। आपने कंडक्ट देखा नहीं था कि उन्होंने एबटाबाद इंक्वायरी? देखिए, सवाल यह है कि जस्टिस जावेद इकबाल अगर चेयरमैन नैब ना होते, उनकी जगह कोई और चेयरमैन नैब होता, तो क्या हालात मुख्तलिफ होते? खान साहब के सियासी मुखालिफिन को क्या नैब से इंसाफ मिल जाता? वो हुकूमती अरकान जिन पर करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, जिनके बड़े बड़े स्कैंडल पिछले दिनों भी आए और उससे पहले भी मौजूद है, क्या वो सारे अंदर होते? एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होने का ख्वाब पूरा हो जाता? तो हालात वाकयात का अगर गैर जानिबदारी से जायजा लिया जाए तो ये जवाब नफी में है। नैब ना होती तो
किसी और इदारे से काम ले लिया जाता है। FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है और इदारे मौजूद है, तो किसी ना किसी इदारे से तो काम लिया जा सकता था। आम सवाल तो ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो फिर कौन सा इदारा है जो इनकार करता है। वैसे तो अपोजिशन ये इल्जाम लगाती है कि चेयरमैन नैब किसी मुबैना वीडियो की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो इस इल्जाम में भी कोई बहुत बड़ी सदाकत नजर नहीं आती। जो वीडियो जो आई थी मंजर आम पर, अगर जरा उससे पीछे हटके देखें थोड़ा सा अरसा पहले, तो उससे पहले ही नैब अपोजिशन का तिया पाचा कर चुकी थी। ये तो जब हुकूमत को आंखें दिखाई गई और थोड़ा सा दायरा कार से बाहर निकले और ये कहा गया जी कि अब सबका एहतसाब होगा और हवा जो है वो सबको ले जाएगी और हवा किसी की, चिराग सबका बुझेगा, हवा किसी की नहीं, तो ये पता नहीं किसने कहा था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई स्कैंडल सामने आया और फिर बात कही कि कहीं चलेगी। तो अपोजिशन को का बयानिया अगर मद्देनजर रखा जाए, जो अपोजिशन शोर मचाती है, जो वो कहती है कि जी उन्हें ताकतवर हल्कों ने इलेक्शन से बाहर किया, तो खास साहब ने तो नहीं किया, तो किसी और पे वो इल्जाम लगाते हैं। तो फिर जो लोग ये काम कर सकते हैं, जो उन्हें हुकूमत से बाहर निकाल सकते हैं या इलेक्शन हरवा सकते हैं, तो वो फिर नैब से भी काम ले सकते हैं। तो मेरे नजदीक तो चेयरमैन नैब कोई भी होता वो वही करता जो मौजूदा चेयरमैन कर रहे हैं, क्योंकि जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक करके वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ है और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं। देखते हैं कि मौजूद सुहन क्या है। सवाल उनसे पूछा गया है कि क्या PDM बंद गली की तरफ जा रही है या PDM को कुछ कर पाएगी नहीं और हुकूमत क्या करेगी, तो उनका जवाब सुनते हैं। वॉच हसन निसार। महंगाई झटके जाहिर है जारी रहेंगे। मैं बिजली वाली आपको बात बता रहा हूं, ये इनका प्लान है। ये किस्तों में मौत जो है ये इट इज ऑलरेडी प्लान। अच्छा, बेरोजगारी पे मौसम बहार ऐसा आएगा किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो आपको PDM की पड़ी है भाई, मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। PDM शीडीएम की कोई औकात नहीं है, इनकी कत्तन कोई हैसियत नहीं है। वो बाकी थेरियां शेरियां पेश करनी है तो मूशगाफियां वो करते रहो जितनी मर्जी, बात कहीं और जा रही है। मैं तो भारी तरीन अक्सरियत जो है इस आबादी की उसको बंद गली में एंटर होते देख रहा हूं और ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा। नॉट मोर देन 4 to 6 months। सर हल क्या है इसका? 6 से 7 रुपए इजाफे का प्लान है। खुदा का खौफ करो। हल तो है लेकिन वो मुनासिब बिल्कुल सही आपने शानदार कर रहे हैं सर। हाँ। नॉट द राइट फॉर। मैं कितने साल से चीख रहा हूं तेजाब से नहीं। सुन लें सिंबॉलिक बात करूंगा मैं और 100 बार लिख चुका हूं कि पूरे निजाम को तेजाब से गुस्ल दो, जिल्लादों को 3 शिफ्टों में काम करने दो और ओवर टाइम मुकम्मल आपको पलटा खाना पड़ेगा। ये जो आप डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं ना, हड्डियां आपकी सारी फ्रैक्चर हो चुकी हैं, ऑर्गन्स आपके सारे काम नहीं कर रहा है, ब्लड प्रेशर आपका वो कंट्रोल में नहीं है, हार्ट आपका, तो खुदा का खौफ करो यार। ये आप लोग क्या कर रहे हो? सर ये तब्दीली को निजाम को पलटा देने के लिए लाए थे, बेहतरी के लिए इधर कर लो, इधर हुआ इधर कर लो, लेकिन आपको वो भी मौसर नहीं लग रही। नहीं, ये तरीका नहीं होता बेहतरी का। ये शैम डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं हो सकता। यानी जिस सिस्टम ने इसको बर्बाद किया उसी के थ्रू आप उसको आबाद करना चाह रहे हैं, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे। हमारा क्या जाता है। तब्दीली सरकार ने जहां इस मुल्क में बहुत से लोगों को मायूस किया है, वहां अवाम को तब्दीली और मसीहा की खबरें देने वालों को लगता है कुछ ज्यादा ही मायूस किया है। जो कल तक जश्न बहारा मना रहे थे, आज चमन का गिरिया कर रहे हैं। उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि असल में हालात क्या है। हालात का पैमाना जांचना हो तो फिर उन लोगों को देखें, उन लोगों को सुने जो हुकूमत को बहुत ज्यादा एडवोकेट करते थे, जो उनकी हिमायत करते थे, तब्दीली के डंके बजाया करते थे। तो खास साहब को मसीहा के रूप में अवाम के सामने पेश करने वाले अब अवाम को ये बता रहे हैं कि तुसी फंस गए हो, हुन निकल के बहाओ। बताया जा रहा है
कि अवाम तब्दीली के चुंगल में फंस चुके हैं और ये खास साहब को लाए थे कि किस्मत चमकेगी, लेकिन उन पर पहले से भी ज्यादा मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। तो इस मुल्क में वैसे तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि सुनिया और गलिया ते बीच मिर्जा यार फिरे, उनके सिवा सबको फांसी देनी चाहिए, क्योंकि वही इस मुल्क में अकेले ईमानदार है। उनके अलावा इस मुल्क में सारे करप्ट और सारे चोर हैं जिन्हें बीच चौराहे लटका देना चाहिए। आप जिसकी भी गुफ्तगू सुने उसे वो अपनी गुफ्तगू में ये साबित कर देता है कि उससे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं है, और वैसे पूरे मुल्क में करप्शन की बात हो रही है। तो अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि फांसी घाट को आबाद कर देना चाहिए और बंदों की मारकाट करनी चाहिए। तो लगता यूं है कि सो कॉल्ड दानिश्वर खान साहब से ये तवक्को नहीं रखते कि वो मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए कुछ करें, तरक्की के लिए कुछ करें। उनका असल जो अंदर ख्वाहिश है वो यही है कि लोगों की मारकाट की जाए, जो खान साहब नहीं कर सके तो अब उन्होंने ये गिरिया शुरू कर दिया है। तो अब हम पहले कहते थे कि जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात होगी वो ये होगी कि जिन नौजवानों को तब्दीली के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, अगर उन्हें वो तब्दीली नजर ना आई तो फिर इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाएगा। तो उस मायूसी को ही ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसी मायूसी के ऊपर अब चूंकि वो मायूसी अब कैश हो रही है तो बहुत से लोग मायूसी की बातें करना शुरू हो गए। अब और कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लाहौर का खोखर पैलेस जो है वो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि लाहौर में खोखर पैलेस भी है जिसको गिराया गया, फिर उसके बाद अदालत के हुक्म पर वो वापस हुआ और ये मौकफ अख्तियार किया गया खोखर बरादरान की तरफ से कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज मरीम नवाज भी उनसे इजहार यकजहती के लिए पहुंची और उन्होंने पहुंच के बताया कि जनाब ये इनके साथ भी वही कुछ हुआ जो कि ख्वाजा आसफ के साथ किया जा रहा है, जो और लोगों से मुतालबात किए जा रहे थे कि पार्टी छोड़ो और हुकूमत का साथ दो। तो मरीम नवाज खोखर पैलेस का में वो गई और उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। मुझे ये भी पता चला है कि ये जो शख्स है जिसका नाम इमरान खान है वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करता रहा है और पहले खोखर बरादरान को PMLN के बहुत सारे जो मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबलीज हैं और जो हमारे सेनेटर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स की तरह इनको भी पहले दबाव में लाने की कोशिश की गई। इनको भी हर जलसा हर जुलूस के मौके पर इनको ये कहा गया कि आप क़यादत के बयानिए से इख्तलाफ कर लें, आप पार्टी को छोड़ दें, आप क़यादत को छोड़ दें, आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, आप ज़ेर ज़मीन चले जाएं। बहुत धमकाते भी रहे, लेकिन इन्होंने जब पार्टी क़यादत और नवाज शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर ये इंतकामाना कार्रवाई इनके खिलाफ की गई। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि कुफर का निज़ाम, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो स्टैंडर्ड्स ये खुद आज सेट कर रहे हैं हमने तो बर्दाश्त कर लिए। हमारी अल्लाह के फजल करम से 4 साल की जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून स्टैंड्स यूनाइटेड। अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ के बयानिए पर उन्होंने लब्बैक कहा और अपनी वफादारियां तब्दील करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग की हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहली मर्तबा है कि मुस्लिम लीग ने जुल्म के आगे, जबर के आगे, हुकूमत वक्त के आगे झुकने से इनकार कर दिया, टूटने से इनकार कर दिया। तो ये तो एक तारीखी नाकामी है जो इमरान खान को और उसके सारे हवारियों को फेस करनी पड़ी। इंशाअल्लाह ताला आगे भी नाकाम होंगे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि मुस्लिम लीग नून एक वो जमात है जिसकी जड़ें हैं आवाम के अंदर। उसमें ये अफजल खोखर साहब और सैफ खोखर साहब जैसे वफादार मियाँ साहब के बाएतमाद साथी भी हैं और मुस्लिम लीग नून की पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत मजबूत जड़ें हैं माशाल्लाह। लेकिन तहरीक इंसाफ का ऐसा कुछ नहीं और वो एक तो मसला ये था कि ये खोखर बरादरान के हवाले से हुकूमत को ये रिपोर्ट थी, या खास सब को कहा जा रहा था जी कि लाहौर में जितने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं मुस्लिम लीग नून के वो खोखर बरादरान बेयर करते हैं और चूंकि ये कब्जा ग्रुप है और दाएं बाएं से पैसे इकट्ठे करते हैं तो माल खर्च करते हैं। हालांकि वो खुद अच्छे खासे वेल ऑफ लोग हैं खोखर बरादरान, बल्कि खोखर बरादरी बहुत बड़ी है। जो लोग लाहौर की सियासत से वाकिफ हैं उन्हें पता है कि खोखर बरादरी के अंदर भी 2-3 बड़े बड़े ग्रुप हैं, जिनमें से कुछ तहरीक इंसाफ के MNA MP है, कुछ मुस्लिम लीग नून के MNA MP है।
तो इनकी आपस में बहुत ज्यादा राइवलरी रहती है और उस राइवलरी की वजह से ये सब कुछ हुआ। और खास साहब तो सुनी सुनाई बात पे फौरन ही मान ले आते हैं, उन्हें बताया गया होगा कुछ, उन्हें क्या पता कि कौन कौन सा मामला है। और फिर इसके बाद वो कहते हैं ना जग हसाई, उसका सामना करना पड़ा है। वो जिसे कब्जा ग्रुप समझते थे वो कब्जा ग्रुप है, जो असल कब्जा ग्रुप है वो एक साहब थे ना मनशा बम, कहा गया बहुत बड़े कब्जा ग्रुप है, उन्होंने ये किया, फिर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। आजकल पता नहीं वो किधर है, वो भी बहुत बड़े कब्जा ग्रुप थे, लेकिन आजकल बड़े खुशो-खुर्रम आराम से जिंदगी उनकी चल रही है, उनकी फैमिली की। तो कब्जा ग्रुपों का यही हाल होता है। चूंकि वक्त कम है और आज एक और अहम खबर ये थी कि शहबाज गिल बड़े मशहूर आदमी है और शिबली फराज बड़े दोनों मशहूर आदमी है, और दोनों ही हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। एक वज़ीर इत्तलात है और दूसरे वज़ीर आज़म के मावनी खसूसी हैं। तो आज वज़ीर इत्तलात शिबली फराज जो है, उन्होंने शहबाज गिल को सहाफ़ियों से बातचीत करने से रोक दिया, और बल्कि रोका नहीं, वो खासे बरहम हो गए। वो इजलास से बाहर निकले थे, उन्होंने देखा शहबाज गिल जो है वो सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं और एक उन्होंने जमकट्टा लगाया हुआ। वज़ीर इत्तलात साहब अब निकले, उनका ख्याल था कि मैं पार्लियामानी पार्टी इजलास की ब्रीफिंग देनी, मैंने जाके तो मैं बताऊंगा क्या हुआ है। और शहबाज गिल साहब पहले जनाब लीक कर रहे खड़े होकर वहाँ, वो आपको पता है ट्विटर के और यूट्यूब के बड़े लोग उनके इर्द गिर्द खड़े होते हैं, तो दो चार जुमले ताकि शहबाज गिल बता दें और फिर वो जनाब पता चले कि ट्विटर पे पहले ही टिकर चलना शुरू हो गए हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक होना शुरू हो गई है, छोटी छोटी वेबसाइटों पे खबरें चलना शुरू हो गई हैं। तो उसका जो एडवांटेज लेने की कोशिश करते वो रंगे हाथों पकड़े गए। तो शिबली फराज साहब बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा काम मेरा है और आप यहाँ खड़े जो हम उनके साथ वो बात करें। तो शहबाज गिल ने कहा कि जी मैं सहाफ़ियों के सवाल का जवाब दे रहा, मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आपका काम ही नहीं है, आपसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आप तो पॉलिटिकल एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, मैं पार्लियामानी पार्टी के इजलास से बाहर निकलो, ब्रीफिंग देना मेरा काम है। अगर आपने ब्रीफिंग देनी तो चले मेरे साथ, और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे वहां जरा सवाल होंगे ना, फिर आप जवाब दीजिएगा जो सवाल होते हैं सख्त किस्म के। यहाँ पे 4 मनपसंद सहाफ़ियों को इकट्ठा किया, उनके साथ गुफ्तगू की, हेलो हाय किया और नौकरी की और चल दिए। तो उस पर वो भी नाराज हुए शहबाज गिल, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता जनाब, मैं। और ये क्लिप छोटा सा है, सोशल मीडिया का वायरल हुआ है, अगर इसकी ऑडियो क्लियर हो तो आप सुन लेंगे, वरना ये मौजूद है। तो दिखाए जी कि क्या गुफ्तगू क्या हुई। तो ये आखिरी जुमला समझ आया जी कि मत जाओ फिर, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलो, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जाऊंगा, मत जाओ जी। तो ये हालात है। और फिर जाहिर है, और ये एक बात तो अच्छी है कि वज़ीर इत्तलात ने अपनी वो कहते हैं ना छाबड़ी में किसी को हाथ नहीं मारने दूंगा, मेरा छाबा है, मैं सौदा मैं बेचूंगा। तो जाहिर है ये अच्छी बात है, वो भी हर मामले में टांग अड़ाते हैं। वैसे भी 40-50 तर्जमान हो, मावनी हो, मशीर हो, तो फिर पता नहीं चलता कौन किसकी छाबी में हाथ मार रहा है, अपना काम कोई नहीं करता। तो कम से कम शिबली फराज पे तनकीद बड़ी होती है, लेकिन ये उनका मौक़िफ़ ठीक था कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को और मैं पार्लियामानी पार्टी के इजलास से बाहर निकला हूँ, तो मेरा काम है ब्रीफ करना, चाहे मैं जिस तरह ब्रीफ करूं। अब शहबाज गिल साहब ने जो एडवांटेज लेने की कोशिश की वो डिसएडवांटेज हो गया, और इसी से पता चला कि कितना हुस्न सलूक है हुकूमत के, जो लोग इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें, कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।